अब आता है इसके अलावा जो हम टाइम की बात कर रहे थे, यहाँ पे जो टाइम क्लॉक है, टाइम में दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक को सेट करने के लिए एक्सटर्नल टाइमिंग को आपको सेट करना पड़ेगा। एक्सटर्नल टाइमिंग को कैसे सेट करेंगे? जो नींद है हमारे पास, इसके लिए कार्ड्स हैं, इस कार्ड को आपको रेफर करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्लीज, डिस्ट्रीब्यूट। आप थोड़ा थोड़ा दे दो ताकि डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट हो जाएगा। इस तरफ से ले लीजिए, पीछे पीछे ले लीजिए। आप सब 18 साल से ऊपर ही हैं और इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आप सबकी जो नींद की रिक्वायरमेंट है दैट इज 7 आवर टू 9 आवर। अगर आप 7 घंटे से कम सोते हैं किसी भी कारण से, आदत से या मजबूरी से 6 घंटे सोते हैं, देयर इज चांस दैट यू आर डिस्टर्बिंग योर बॉडी क्लॉक। अगर आप 10 घंटे सोते हैं, देयर इज चांस दैट यू आर डिस्टर्बिंग द बॉडी क्लॉक। जब इस ब्रैकेट में 7 to 9 आवर के ब्रैकेट में आपका स्लीप होगा और वही टाइम पे, एक ही टाइम पे आप सोएंगे, तो इट विल कंट्रोल द रिकरेक्ट द बॉडी क्लॉक, राइट। आप में से वो लोग जिनको 30 मिनट से अधिक टाइम लगता है नींद आने में, इसका मतलब कि बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब है। वो तो वैसे भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, राइट, ये एक और ट्रिगर है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि 30 मिनट से कम टाइम में आप सोने लगेंगे, जैसे ही बेड पे गए सोने लगेंगे, मतलब कि आपकी बॉडी क्लॉक बड़ी तेज़ी से ठीक हो रही है, राइट। सो द स्लीप पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना? 7 to 9 आवर ऑफ स्लीप फॉर ऑल ऑफ अस। 7 घंटे ले लीजिए, 8 घंटे ले लीजिए, 9 घंटे ले लीजिए, जहाँ भी आप फिक्स कर सकते हैं, इतना विंडो है आपके पास। सोने का टाइम फिक्स करने की कोशिश कीजिए। हर दिन नहीं हो पाएगा, कभी कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन एटलीस्ट दिमाग में रहेगा कि जब हो पाए तो करेंगे, कि रोज़ 10 बजे मुझे सोना ही है फॉर एग्जाम्पल, रोज़ सुबह 6 बजे उठना ही है फॉर एग्जाम्पल। धीरे धीरे आपका बॉडी क्लॉक सेट होने लगे। जब वो बॉडी क्लॉक सेट होगा तो आपके बॉडी को पता है कि कितने 8 बजे, अगर 10 बजे सो रहे तो 8 बजे बॉडी एक हार्मोन रिलीज करेगा मेलेटोनिन, सुबह 8 बजे एक और हार्मोन रिलीज करेगा कॉर्टिसोल। तो उन हार्मोन के रेफरेंस से इंसुलिन कब रिलीज करना वो तय होगा। इन सारे हार्मोन या केमिकल्स के नाम याद करने ज़रूरी नहीं, वो बॉडी का काम है, वो हमारा काम नहीं है, हमारा आपका काम नहीं। मैं तो एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा है कि हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ रहा है, क्यों ऐसा है कि बाहर से दवाई लेना पड़ रहा है। इसका मतलब बॉडी अंदर से वो काम नहीं कर रही होगी। अब क्यों ऐसा है कि बॉडी काम नहीं क्यों कर रही है? मैंने बोला ना, व्हाई वी आर सिक, बिकॉज बॉडी सब कुछ प्रोड्यूस कर रही है बट नॉट द राइट टाइम। आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और अपने हिसाब से सिंसियरली जा रहे हैं सिनेमा देखने या स्कूल जा रहे हैं, बट यू आर नेवर एट द राइट टाइम, आइदर टू लेट और टू अर्ली। क्यों? क्योंकि आपका पास जो रेफरेंस क्लॉक है वही गड़बड़ है। तो रेफरेंस क्लॉक अगर गड़बड़ होगा तो बॉडी कितना ही परफेक्ट काम कर ले, बॉडी को अगर पता है कि 8 बजे खाना आने वाला है तो बॉडी से 7 बजे इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, आप में से कुछ लोगों को सेंसर लगे हुए हैं ना, लगे हुए ना, कितने लोग लगे हुए सेंसर? हाँ, इससे आप चेक कर सकते हैं आपकी बॉडी क्लॉक। बड़ा इंटरेस्टिंग है। लगे हुए भी कुछ घंटे हो गए, एक दिन नहीं हुआ, राइट। आज एक दिन हो जाएगा, 24 घंटे। आप देखेंगे कि रात को ये हर 10 मिनट के बाद आपका शुगर रिकॉर्ड करता है। तो सुबह आप देख सकते हैं कि रात भर मेरा ब्लड शुगर कैसा रहा। ये सभी के लिए है, ऐसे नहीं कि जो डायबिटीज़ पेशेंट उनके लिए। आपका शुगर क्या होता है, रात भर शुगर डिप होता रहता है, क्योंकि रात भर तो खा नहीं रहे बट बॉडी तो एक्टिव है, बॉडी को तो शुगर चाहिए। डिप होते होते जब 4 बज गए फॉर एग्जांपल, 4 बजे बॉडी को पता है आप 6 बजे के बाद कभी भी उठ सकते हैं। अब उठते आपको एनर्जी चाहिए, तो लिवर से थोड़ा शुगर बॉडी में ब्लड में जाएगा, तो अब शुगर आपका बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा ना। तो डिप हुआ फिर बढ़ गया। आपने जब ब्लड शुगर चेक किया सुबह उठ के तो बढ़ा ही मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि रात को सोने से पहले 200 था और सुबह देखा तो 225। फिर लोग सोचते हैं ये बढ़ कैसे गया, रात को तो कुछ खाया नहीं। खाना, देखिए ब्लड में जो शुगर है इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट वी ईट। बॉडी जब चाहे अपने लीवर से भी उसको शुगर को भेज सकता है। गेट द पॉइंट? तो बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक है, एक मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है। उस मैनेजमेंट सिस्टम में बॉडी को जब लगता है कि इस वक्त आप उठेंगे, इस वक्त आप खाएंगे, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम अकॉर्डिंगली उसको मैनेजर की तरह लिखता रहता है, अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करता रहता है। जब आप कुछ खाते हैं, चबाते हैं, तो चबाने का जो एक्शन है वो बॉडी को अलर्ट करता है। लेकिन जब रिफाइंड कुछ खाते हैं तो चबाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो वो अचानक एक शॉक की तरह जाता है। तो यहाँ पे जो भी फूड है आप देखेंगे कि उसमें चबाने की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज दैट इज रॉ इन फाइब्रस फॉर्म, एंड व्हेन यू आर चूइंग इट, जब आप उसको चबा रहे हैं तो आप बॉडी को सिग्नल भेज रहे हैं भाई तैयार हो जाओ, खाना आने वाला है, राइट। तो वो शुगर नहीं बढ़ सकता उसका। जितने लोगों की दवा चल रही है शुगर की, फॉर दैट मैटर इंसुलिन भी चल रहा है, इंक्लूडिंग टाइप 1, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ करेंगे, आई एम श्योर बाई 3rd डे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। फिर भी ब्लड शुगर वहीं रहेगा जहाँ पे आप दवाइयों के साथ मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपने बॉडी को सिखा दिया कि कितने टाइम पे आपको इंसुलिन निकालना है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, राइट, थोड़ा सा आपको दिमाग को बताना है। सो दिस इज अबाउट द स्लीप साइकिल। दूसरा साइकिल है फूड साइकिल। आपका जो खाने का ब्रैकेट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हम ज़्यादातर बोलते हैं जो कैंसर पेशेंट्स हैं वो आते हैं उनको कैंसर को ठीक करने के लिए। आपका खाने का जो ब्रैकेट है, ज़्यादातर लोग देखते हैं सुबह 6 बजे खाना शुरू करते हैं, चाय से शुरू करते हैं, रात के 12 बजे तक या 10 बजे तक खाते रहते हैं। विंडो इज ऑफ, जितना वो विंडो कम होगा खाने के टाइम का, उतना आपका हेल्थ बॉडी क्लॉक स्ट्रांग होगा, राइट। अभी क्या ज़्यादातर लोगों का विंडो है मे बी अबाउट 14 आवर्स। सुबह 6 बजे खाना शुरू करेंगे, रात के 10 बजे तक खाएंगे। कितने घंटे हो गए? सुबह 6 से रात के 10 बजे तक। एनीबॉडी? 16 आवर्स। 16 घंटे खाएंगे और 8 घंटे नहीं खाएंगे। इसका उल्टा कर लीजिए, बेस्ट इज 8 घंटे खाएंगे और 16 घंटे नहीं खाएंगे। अच्छा, अभी जो मैंने सेंटेंस बोला, अभी तक जितना कुछ बोला और जितना कुछ बोलने वाला हूँ, किसी चीज़ को नहीं मानते आप, राइट। सिर्फ एक चीज़ मानेंगे कि अब से मैं सिर्फ 8 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा। खाएं भी वही जो आप उल्टा सीधा खाते हैं। तब भी आप देखेंगे जो पेन बोल रहे हैं, जो नींद बोल रहे हैं, जो ब्लड शुगर बोल रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, इफ नॉट 100% 50% वो कम हो जाएगा जस्ट बाई वन रूल कि मेरा खाने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये खाओ या वो मत खाओ, वही खाइए जो खा रहे हैं आप, कुछ मत, और उसको ज़्यादा भी खाइए या कम खाइए, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी, बट यू ओनली मेड वन डिफरेंस इन योर लाइफ, यू चेंज द ब्रैकेट कि मैं सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे खाना शुरू करूंगा, शाम के 6 बजे कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा, 8 घंटे नहीं 10 घंटे के ब्रैकेट में खाऊंगा। सुबह 9 बजे खाना शुरू करूंगा, रात के 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। यहाँ पे जो टाइमिंग हमने आपके लिए सेट किया दैट इज़ 11 घंटे का ब्रैकेट, कि एक दिन में आपको झटका नहीं देना चाहते हम, तो हमने उसको कहा चलो थोड़ा धीरे धीरे करके ठीक करते हैं। तो 11 घंटे का ब्रैकेट में यहाँ पे 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का हमने ब्रैकेट रखा है। लेकिन आप धीरे धीरे करके उसको 10 घंटे ले आइए, 8 घंटे मत लाइए। 8 घंटा तो उनको ज़रूरत पड़ती है जो सीवियरली इल है, जैसे कैंसर पेशेंट को ट्यूमर है, जो 16 घंटे नहीं खा रहे हैं, तो बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी को तो खाना चाहिए, वो ट्यूमर के अंदर जो न्यूट्रिशन है बॉडी उसको निकाल रहा है। तो आपके शरीर को न्यूट्रिशन भी मिल गया और ट्यूमर से छुटकारा मिल गया। इसे कहते हैं, मेडिकली इसे बोलते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब कि जहाँ बॉडी में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूमर, इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रॉइड्स, तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, राइट। पॉलिप्स, यही सारी चीज़ों को बीमारी बोलते हैं आप। यू वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, इन्हीं चीज़ों से आपको पीछा छुड़ाना है। पीछा छुड़ाने का तभी एक तरीका है कि लेट द बॉडी ईट इट। बॉडी इसको खा जाएगा। बॉडी कब खाएगा? जब आप अपने खुद के खाने का टाइमिंग को कम कर देंगे। 8 घंटा कि रोज मुझे लिक्विड ले सकते हैं, पानी या सिर्फ पानी, पानी कभी भी ले सकते हैं, राइट। पानी के अलावा कोई भी चीज़ आप पेट भर के खाइए, बल्कि ज़्यादा खाइए, बट 8 घंटे के ब्रैकेट में। इफ यू आर ए कैंसर पेशेंट विच यू आर नॉट, तो 10 घंटे के ब्रैकेट में। अच्छा, वो भी नहीं हो सकता तो 11 तो हो ही सकता, वो तो यहाँ भी होगा, है ना। पानी जो हम आलू को ही पीते वो भी हमें नुकसान करता है। पानी आलू को पीते हैं ना तो वो भी हमें नुकसान। कमिंग टू दैट, इस पे आते हैं अब, इसके बाद वही आएगा, ठीक है ना। तो एक एडजस्टमेंट हो गया कि आपने डिसाइड किया कि आई वांट टू गेट फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस, और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या यहाँ चल रहा है, क्या बोल रहे हैं। तो एक चीज़ गांठ बांध के कि मुझे मेरा खाने का जो विंडो है, ब्रैकेट है, वो कितना है। आप अपने इसमें लिखिएगा कि कल तक कितना था, सुबह पहला फूड कब खाया और रात में आखिरी फूड कब खाया, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भूखे रहना है, मैं तो बोल रहा हूँ खूब खाओ, बट उसका एक ब्रैकेट बना दो। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान को भी ब्रैकेट 12 घंटे का ही रखना चाहिए। आप हेल्दी हो गए तो 12 घंटा, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, सनसेट के बाद कुछ नहीं खाया, वो बेस्ट है, राइट। सो दिस इज अबाउट द टाइमिंग। तो यहाँ टाइमिंग का भी एक सिंबल बना हुआ है ना, राइट, टाइमिंग। तो हम उसी क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, हम क्यों बीमार हो गए, राइट, अनजाने में।
अब उसके साथ ही जवाब आ रहा है कैसे ठीक होंगे। जो जो फैक्टर को आपने चेंज किया, और चेंज भी इतने स्लोली करते हैं हमें पता नहीं चलता, और ये सारे फैक्टर कोई बताता भी नहीं है, राइट। आपका ध्यान किसी ने घड़ी की तरफ दिलाया नहीं, आपका ध्यान सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ है, क्या मुझे मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन उसका रूट कॉज तो क्या है वो तो देखा ही नहीं ना आपने, राइट। हमारे दिमाग में बैठा है कि हमारी बीमारी अलग अलग है तो अलग अलग कुछ सोल्यूशन ही होगा, वो कोई ज़रूरी नहीं है। कॉज तो कॉमन है ना, कॉज को हटा दो, राइट। तो मान लो यहाँ पे बर्फ़ी फेंक दूँ, कुछ देर बाद चींटियाँ आ जाएंगी। आपको एक बंदूक दे दिया जाए, सारे चींटियों को मार दो, कितना टाइम लगेगा सारी चींटियों को मारने के लिए? कब तक मर जाएंगे सारी चींटियाँ? कभी भी नहीं। लेकिन चींटियों को हटाना ही है तो कॉज जो है, कारण जो है वो क्या है, उसको हटा के चुपचाप हटा दो, कुछ देर बाद चींटियाँ अपने आप भाग जाएंगी ना, राइट। वो बर्फ़ी था कि वो लड्डू था, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको सिर्फ हटाना है। व्हाट कॉज्ड, आपने उसको हटा दिया, फिर सारे लोग भाग जाएंगे, राइट। तो हमें सिर्फ कॉज पे काम करना। कॉज फॉर्चुनेटली वो इतना लंबा चौड़ी चीज़ नहीं, अभी तक जितना बताया सारा वर्केबल है और सारा मुफ्त में ज़्यादातर, राइट। लाइट है, धरती है, मुफ्त में, और यही चीज़ इम्पैक्टफुल। ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने बाद काम करेगा, मैं बोल रहा हूँ अभी इन 3 दिन में काम करेगा। मैं वही सारी चीज़ बोल रहा हूँ जो 3 दिन में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ योर वेट, इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ योर पेन, इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप, राइट, इन टर्म्स ऑफ योर ब्लड शुगर, इन टर्म्स ऑफ टेपरिंग ऑफ ड्रग्स। ये 3 दिन में ही जो दिखेगा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि बिफोर यू गो फ्रॉम हियर आपको वो असर दिख जाए 3 दिन का, मैं सिर्फ उतना बात कर रहा हूँ। अब 3 दिन में अगर इतना असर हो सकता है काफ़ी सारा, तो 3 हफ्ते में कितना हो सकता है, यू कैन वेल इमेजिन। और हम ये एज्यूम करते हैं कि आप 100% नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये एज्यूम करता हूँ 50% तो कर ही लेंगे, उतना ही से भी काम चल जाएगा, क्योंकि आप उतने बीमार भी नहीं हैं। थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। मैंने बोला 8 घंटे, 8 नहीं 12 घंटे रखिए, लेकिन 16 घंटे से हटा के 12 घंटे कर लिए, कितनी बड़ी बात है, राइट। कि आपने सोचा चलो शाम को सुबह 7 o'clock से शाम के 7 बजे तक के बीच में मुझे खाना है, और शाम को 7 बजे के अगले दिन, पहले दिन से ही आपका ब्लड शुगर ड्रॉप करना शुरू हो जाएगा, पहले दिन से, राइट। विदिन 24 आवर यू विल सी द इफेक्ट। जबकि आपने खाना चेंज नहीं किया, क्वांटिटी चेंज नहीं की, एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया, राइट, कुछ और नहीं किया, सिर्फ एक चेंज, ओनली वन चेंज, राइट। सो दैट इज अबाउट द टाइमिंग। ये था चौथा चेक पॉइंट। अब आते हैं 5वां। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है 5वां चेक पॉइंट। इस वक्त आपके बॉडी में 2 ताकत काम कर रहे हैं। एक तो आपका हार्ट जो ऊपर है, वो ब्लड को सर्कुलेट करने में, राइट, और एक है 2 फोर्स है। दूसरा फोर्स है लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो नीचे खींच रहा है, आपके ब्लड को नीचे खींच रहा है ना, लेकिन ऊपर कहाँ है, वो हार्ट ऊपर खींच रहा है, वो नीचे खींच रहा है, राइट। तो आपका हार्ट एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये 2 फोर्स के बीच में है आपका ब्लड सर्कुलेशन, राइट। ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, कि आपको चिंता है इस बात की? वो तो अपने आप हो रहा है ना, आप थोड़ा बोल रहे हैं भाई सर्कुलेट हो जाओ, कहीं भूल ना जाए बॉडी सर्कुलेट करना। हार्ट बीट हो रहा है, यू आर नॉट रिमाइंडिंग, इट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। सांसें ले रहे हैं, ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको याद नहीं दिलाना पड़ रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो कौन सी फोर्स है जो दोनों को कंट्रोल करती है? दैट इज वन द हार्ट एंड वन इज द ग्रेविटी, है ना। तो यानी कि ग्रेविटी का एक रोल है आपके हेल्थ को मेंटेन करने में, है ना। अब अगर ग्रेविटी हटा दें तो, ग्रेविटी ना हो तो ऐसा कब हो सकता है? जब आप स्पेस पे चले जाएं, तभी हो सकता है ना। तो जो लोग जाते हैं, आप अगर इंटरनेट पे टाइप करेंगे पहला एशियन जो स्पेस पे गया वो कौन है, तो अगला करना स्लाइड, हु इज द फर्स्ट एशियन हु नेक्स्ट हु वेंट ऑन स्पेस, राइट, पहला एशियन, तो आपको नाम मिलेगा फैन तुअन। ये वियतनामीज़ हैं, ये हमारे मित्र हैं, अभी 2 महीने पहले भारत आए थे, ये 2 महीने पहले की फ़ोटो है, राइट। एशिया के पहले इंसान जो स्पेस पे गए थे। इनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे स्पेस में जाएंगे तो ये हार्ट तो है, लेके जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी है ही नहीं, है ना। तो यानी कि एक ही फोर्स काम कर रहा है, और जब एक फोर्स काम करता है तो क्या होता है? प्लेटलेट डाउन होने लगता है, ब्लड हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, रेड ब्लड सेल नष्ट होने लगते हैं, यानी कि बॉडी बड़ी तेज़ी से ख़राब होने लगता है, बड़ी तेज़ी से। इसलिए जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है वो कुछ दिन तक वहाँ टिक जाएंगे, राइट। तो एक तरीका है अपने आप को बहुत बीमार कर लेने का, दैट इज़ लॉ ऑफ ग्रेविटी हटा दो, उसके लिए तो स्पेस पे जाना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी को अपने अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल ना यूज़ करने के लिए स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे भी हम करते हैं अनजाने में। वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल ले सकता हूँ यहाँ पे, जैसे हमारा जो इंग्लिश टॉयलेट है, राइट, जिस तरह से अभी चेयर में बैठे हैं, इंग्लिश टॉयलेट में ऐसे ही बैठते हैं,
राइट। जबकि जो इंडियन टॉयलेट सिस्टम है उसमें जिस तरह से बैठते हैं, देयर द लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क्स इन कोहेरेंस हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का, राइट। तो अब इस तरह से बैठेंगे और कॉन्स्टिपेशन हो ही ना, ये कैसे हो सकता है जिस तरह से अभी है, जिस तरह से इस हॉस्पिटल में जिस तरह से है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पूरे अपने घर को तो नहीं तोड़ सकते। तो आपने देखा होगा अपने टॉयलेट में एक स्टूल रखा हुआ है, देखा ना, स्मॉल चेंज कि बस वो स्टूल रख दो और जब भी आई विल सिट मैं अपने पैर को उसके ऊपर रख दूँ, इतना ही तो है, अ स्मॉल चेंज, राइट। तो आई एम वर्किंग इन कोहेरेंस विद माई बॉडी, किस तरह से हमारा बॉडी की बनावट है, एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो अपने आप ही कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे, कॉन्स्टिपेशन तो कोई एक ही फैक्टर नहीं है, लेकिन ये वाला फैक्टर तो हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं इमीडिएटली फॉर ऑल ऑफ अस। उसके लिए कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं, जस्ट टेक करना। वो स्टूल आप कोई भी ले लें, जरूरी नहीं कि ऐसा वाला लें, इट कैन बी एनीथिंग बट इट मेक्स अ ट्रेमेंडस डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे जो भी कुछ आप देखेंगे उन सब में कुछ ना कुछ सीखने का है, और वो सारी चीज़ें जो घर में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वही सारी चीज़ें आप यू लर्न, एंड साथ में अपने बॉडी में जो चेंजेस होंगे वो भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे, राइट। डॉक्यूमेंट करने के लिए जो देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, राइट, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जालंधर, वहाँ से भी टीम आई हुई, दे विल आल्सो डॉक्यूमेंट विद अस, राइट। तो यानी कि हम लोग जितने हैं 24 पेशेंट्स हैं, बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो हैं, उसके आधे तो डॉक्टर्स हैं हमारे पास, 12 के करीब, MBBS हैं, MD हैं, BMS हैं, राइट। तो यानी कि आपके तीनों दिन में जो फ़र्क आ रहा है वो टेंजिबल नोट होंगे, वो आपको भी दिया जाएगा, तो उसी से कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ देयर इज़ समथिंग, है ना। तो मॉनिटरिंग की जाएगी दिन में कई बार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी की। लॉ ऑफ ग्रेविटी का उपयोग हम करते हैं हमारे सारे हॉस्पिटल्स में। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ऐसे बैठे हुए हैं, अभी जिस तरह से आप बैठे हैं, आप अगर जैसे पीछे की तरफ बैठेंगे और अगर ऐसे कर लेंगे, आप देखेंगे जितना आप पीछे जाएंगे उतना सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी, राइट। तो आपने देखा होगा जो लोग बोलते हैं मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वो ऐसे बैठे हुए पाए जाते हैं। जो पोस्चर में आप बैठे हैं, राइट, आई चेंज द पोस्चर, एंड जैसे आप इस तरह से बैठ जाएंगे जैसे मैं बैठा हूँ नीचे की तरफ, राइट, कितना भी उसको डिस्कम्फर्ट आता हो, जैसे ही बैठेंगे आप देखेंगे आपकी सांसें खुल जाएंगी। अभी करके देखें, सिर्फ इतना आपने पोस्चर चेंज किया ना, सांसें खुल गई, राइट। अब आप पोस्चर चेंज कर लीजिए ऐसे करके। अब आपको मुंह खोलना पड़ेगा टू टेक ब्रीथ, है ना, गेट द पॉइंट। तो जो भी लोग बोलते हैं मुझे सांसें नहीं आ रही हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे हाय हाय कर रहे होते हैं, सांसें नहीं आ रही हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है, उसको धक्का दे के आगे करते हैं ऐसे करके, हाँ सांसें आने लगेंगी, है ना, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो आपने क्या किया, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ किया। कैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ किया, हार्ट, पीछे लंग्स हैं, राइट। जब आप ऐसे करते हैं पीछे की तरफ, पीठ की तरफ लेटते हैं पीठ में, तो लंग्स बिकम स्मॉलर बाई 20%, 20% का स्क्वीज हो जाता है। तो यानी कि आपके लिए टफ है ब्रीथ करना। और जब ऐसे करते हैं हार्ट अलग हो गया, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और आपका लंग्स खुल गया बाई 20% मोर, तो यानी कि आपकी ब्रीदिंग सही होने लग गई, राइट। तो आपने ग्रेविटी को कंसिडर करते हुए बॉडी के पोस्चर को चेंज किया। हम क्या करते हैं, जो लोग बैठ नहीं सकते, बीमार हैं, तो लेटते हैं, तो पेट के बल लिटा दिया। पेट के बल लिटा दिया तो उसका जो SpO2, आपने देखा तो 2 साल पहले वो SpO2 हर जगह लोग चेक करते थे, मेरा ऑक्सीजन कितना, उसको ऑक्सीजन बढ़ जाता है कितनी देर में, 10 मिनट 15 मिनट में, राइट। तो जानबूझ के एक ऐसा पोस्चर किसी को दे दो, पहले तो वो डरा हुआ है, जब भी आप डरेंगे तो आपकी ब्रेथलेसनेस होगी। ऊपर से उसको ऐसे बिठा दो तो रहा साहब असर और पूरा हो जाएगा, और डर का माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। फिर बोलेंगे आप मर जाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो डर और बढ़ जाएगा। तो इतने, जब आप भी कभी डरे होंगे किसी भी वजह से, तो आपने देखा होगा आपका ब्रीदिंग एबनॉर्मल हो गया होगा। एट द टॉप ऑफ इट, अगर आप इस तरह से बैठे होंगे जैसे मैंने बताया, राइट, तो ब्रेथलेस और होगा, राइट। और उसमें फिर बोलेंगे ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन जब जाता है, अभी जब सांस ले रहे हैं आप क्या ले रहे हैं, इज इट ऑक्सीजन, इट इज एयर में छोटा सा पार्ट ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन प्योर जब जाता है, नियर प्योर जब जाता है, इट कॉजेज निमोनिया। और निमोनिया हो जाएगा तो बोलेंगे देखो जी इनको तो निमोनिया हो गया। अरे ऑक्सीजन सिलेंडर से आपने तो निमोनिया क्रिएट कर दिया ना, राइट। तो नेचर में व्हेन यू गेट कनेक्टेड एंड यू इन अकॉर्डेंस टू द नेचर, राइट, वी कॉल इट पॉस्चरल मेडिसिन। जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं, जो डायलिसिस पे हैं, उनको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, अगर आप हमारे हॉस्पिटल विजिट करें तो आप देखेंगे
हमारे जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं, व्हाट वी डू फॉर देम, इस तरह का हॉट वाटर इमर्शन टब है, राइट। और इसमें पानी में जब बैठते हैं तो इनके बॉडी में पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है। आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इनके बॉडी में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, प्लस पानी का 20% मोर प्रेशर। एट दिस प्रेशर ग्रेविटेशनल पुल बढ़ गया और बॉडी में जो चीज़ डिपॉजिट हैं, जो उनका किडनी फिल्टर नहीं कर पा रहा है, उनका यूरिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, उसको सूजन है, वो धक्का मार के बाहर चला गया। इसे बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस मशीन में न जाके इसके अंदर चले जाओ। ये सारे किडनी पेशेंट थे एक टाइम पे, राइट। तो ये है चेक पॉइंट नंबर 5 है, 4 है, 5, राइट। सो दिस इज ग्रेविटी, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, एंड दिस लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ करते हुए पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं या ठीक हो रहे हैं। यहाँ भी ये है, और आप में से कुछ लोगों की ज़रूरत है तो वो ये करेंगे भी, यहाँ पे कर भी रहे होंगे, है ना, आपने किया भी। तो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ उसको निकालना है। लेकिन कैसे कैसे निकालना है? लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ करके, बॉडी के नेचुरल निकलने का जो आउटलेट है वहीं को, उसी को यूज़ करके यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो इसी लॉ ऑफ ग्रेविटी को अलग अलग ढंग से आप सबके लिए अलग अलग, थोड़ा अब आता है कस्टमाइज, जो भी आपकी दिक्कतें हैं उन दिक्कत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको हम चेंज करेंगे, राइट। तो उसके लिए ये 3 दिन होगा। कोई हेड डाउन टिल्ट करेगा, कोई हॉट वाटर इमर्शन करेंगे। तो हमने आपके थेरेपीज को यहाँ पे कस्टमाइज़ किया हुआ है। अभी तक जनरलाइज बात कर रहे थे, अब कस्टमाइज यहाँ पे किया हुआ है। आपके जो ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कोई बोल रहा है नींद नहीं आ रही, कोई बोल रहा है सिर्फ बैक पेन है, कोई किसी के पैर में सूजन है कि, राइट। तो उसके हिसाब से अब आएगा कि हम लॉ ऑफ ग्रेविटी वहाँ यूज़ करेंगे। दो यहाँ पे चेक पॉइंट है। लॉ ऑफ ग्रेविटी इज 1 चेक पॉइंट, अदर चेक पॉइंट इज, द नेक्स्ट चेक पॉइंट इज हीट, गर्मी। हीट एज मेडिसिन, गर्मी एक मेडिसिन की तरह काम करती है। पंचकर्मा आयुर्वेद का ये वन ऑफ द प्रिंसिपल ये है। हीट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑलमोस्ट फ्री, बट इट हैज़ ए पावरफुल, कितना पावरफुल इम्पैक्ट है ये समझाने के लिए मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। बाकी आप इन 3 दिनों में जब आपके ऊपर यूज़ होगा तो आपको पता चल ही जाएगा, राइट। जब भी हमारे हॉस्पिटल में या हमारे जान पहचान में किसी को बुखार होता है और बुखार आपको 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में उतारना है, तो हम क्या करते हैं, ये ऐसा बकेट लेते हैं, इस बकेट में पानी भर के, इसमें 42 डिग्री सेल्सियस पानी, इस टेम्परेचर में उसको बिठा देते हैं। द पर्सन सिट्स, राइट, दोनों पैर ऐसे और वो चेयर में बैठा हुआ, है ना, है। तो और इस तरह का आप इमर्जन रॉड, ये यहाँ 42 डिग्री यहाँ सेट कर सकते हैं टेम्परेचर, राइट। हाँ, नॉर्मली क्या है कि इससे ये करंट लगता नहीं है। हाँ, ऐसा इसमें हेवल्स वाला है, तो साथ साथ भी लगा सकते हैं। नहीं तो टू बी ऑन ए सेफर साइड गर्म करके इसको हटा दो और एक और बाल्टी में पानी और गर्म रखो, और आधे घंटे जब बैठा, टेम्परेचर जब 41 डिग्री हो गया तो एक मग पानी बाहर फेंका, एक मग पानी जो और ज़्यादा गर्म है मैंने मैनेज किया, राइट। तो आप, एक तो बुखार पहले से ही है उसको, आप क्या कर रहे हैं, उसके बॉडी को बुखार दे रहे हैं, उल्टा आर्टिफिशियल दे रहे हैं बुखार। तो इससे बुखार इज, फीवर इज अ मेडिसिन, हीट इज अ मेडिसिन। लेकिन बॉडी जब खुद हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो बॉडी अपना ही ईंधन यूज़ कर रहा है, और आपका खुद का ईंधन, खुद की एनर्जी यूज़ हो जाएगी तो आप एग्जॉस्टेड फील करेंगे, टायर्ड फील करेंगे। तो हमने बोला आपको हीट ही चाहिए बॉडी को, आई एम गिविंग फ्रॉम आउटसाइड, और जैसे ही इसको दिया, आधे घंटे बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ जाता है, 102 था 103 हो गया। लेकिन उसके आधे घंटे बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और उसको थोड़े पसीने आए, एंड ऐसा लगा जैसे कि वो बीमार था ही नहीं कभी। लगता है ना मैजिक की तरह होगा ऐसा, लेकिन ऐसा हर बार होता है। लेकिन ये क्योंकि आपने कभी किया नहीं है तो, या किसी ने करके देखा आप में से? हमेशा ठंडे पानी की पट्टी लगाई जाती है। ठंडे, हाँ, आप वार्म वाटर की पट्टी लगाइए, ठीक है ना। बॉडी गर्म चाहता है तो बॉडी को अपोज नहीं करना है, उसको जल्दी से गर्म कर दो। जैसे वो 99-100 डिग्री है, वेट मत करो, पहले ही उसके गर्म कर दो उसको, बॉडी को। तो जब बॉडी गर्म होता है तो बॉडी के अंदर जितने भी कीटाणु हैं, वायरस है, बैक्टीरिया है, याद रखिए कोई भी वायरस हो, कितना भी खतरनाक, सो कॉल्ड खतरनाक क्यों ना हो, कोई भी वायरस 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपने तो 42 डिग्री कर दिया, राइट। तो वायरस हैज़ टू डाई, दे विल डाई, वो मर ही जाएगा, और मर जाएगा तो आपकी बीमारी चली गई। फिर चाहे उसे डेंगू बोलें, उसे फ्लू बोलें, उसे कोविड बोलें, उसे कुछ भी बोलें, ट्यूबरक्लोसिस बोलें, वॉट एवर मे बी द नेम, राइट, उससे H1N1 बोलें, कोई भी नाम दें,
जिस तरह से कोई भी एनिमल ले लो, कितना भी ताकतवर है, उसका नाक बंद कर दें, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर दें, वो कितना भी ताकतवर है, ही हैज टू डाई, इजंट इट? सवाल ये है ही नहीं कि उसका ताकत, उसका जो मेन जो लाइफ लाइन है उसको हमने काट दिया। सिमिलरली जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर नहीं रह सकता। तो आपने जब किया तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ गया तो दे हैव टू डिसइंटीग्रेट एंड दे हैव टू डाई। तो दैट इज द हीट एज मेडिसिन। लेकिन हीट एज मेडिसिन यूज कैसे करना है, यहाँ पे आता है थोड़ा थोड़ा कस्टमाइजेशन। आप में से कोई लोग हैं जो जिनका सिर्फ घुटने में पेन है, कोई है जिनका बैक में पेन है, राइट? तो जैसे जैसे आपके डिस्कम्फर्ट्स हैं वैसे वैसे लोकलाइज्ड हीट हम आपको देंगे इन 3 दिन। कल कुछ किया, कल तो टाइम नहीं मिला होगा, आज से करेंगे उसको। और ना केवल देंगे, आपको सिखाएंगे भी। भविष्य में घर पे अगर करना है तो कैसे करेंगे, राइट? और उसको किसी के लिए करना तो कैसे करेंगे। तो कल हमारे दूसरे हॉस्पिटल से, डेराबस्सी हॉस्पिटल से टीम आएगी, वो आपको करके भी करेंगे तो आज भी, और ट्रेनिंग कल होगी इसकी कैसे करना है आपको घर जाके, राइट? अपने लिए भी, किसी और के लिए भी। तो दिस इज द चेक पॉइंट, दैट इज हीट एज मेडिसिन, राइट? तो ये वो चेक पॉइंट है जो ये बिना बॉडी को डैमेज किए, नेचर के रूल्स को बिना ब्रेक किए, तब अपने आप को इम्प्रूव करना है, राइट? तब आप रियल मायने में बाहर निकल पाएंगे। तो यहाँ पे हम मोरलेस बीमार क्यों थे, ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं। जब तक घड़ी आपकी ठीक नहीं होगी, बॉडी की घड़ी, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, कितना भी इलाज कर लें। और उसका एग्जाम्पल यहाँ सामने है। 21 साल तक इलाज करके देख लिया, और 21 साल तक कर लीजिए, ठीक नहीं होने वाले। आपको उसके कोर में जाना ही पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अब सर ये उस सिचुएशन को देख के जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उतना कर लें, राइट? अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे। जितना आप पॉसिबिलिटी को बढ़ाते जाएंगे उतना बॉडी में इफेक्ट देखते जाएंगे। यस, रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि जैसा वर्ल्ड में सब लोग तो एनिमल फूड ही खा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 50-60% लोग एनिमल फूड ही खा रहे हैं, और उधर यूरोप में जाएंगे तो आटा ही खा रहे हैं सब लोग। तो ये नहीं, वो तो ठीक है हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए कैसे ठीक है? हाँ, ऐसा है कि बैठे प्लीज, एनिमल फूड किसी के लिए भी नहीं ठीक है फॉर दैट मैटर। और ऐसा भी नहीं कि सब लोग मर गए हैं, जिंदा तो हैं ही। मैंने देखा कि ऐसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो वन पॉइंट ऑफ टाइम ट्रेडिशनली देवर एनिमल लवर, एनिमल फूड ट्रेडिशनल था उनके। इवन मैं बंगाल से, यहाँ पे कोलकाता से है ना कुछ लोग, आप लोग हैं ना, बचपन से माछ ही खाते हैं, माछ, मछली, अंडा, मैं भी खाता था, राइट? तो बाकी तो छोड़ ही दीजिए, यहीं वेस्ट बंगाल में ही यही साथ में है, मैं भी हूँ, ठीक है ना। मैंने अपने लाइफ के 30 साल तक खाया है, और खूब ज़्यादा खाया, जितना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट में अंडा, फिर मछली या चिकन, ऐसे ही होता था हमारा, आपका भी ऐसे ही होता होगा, और खाया। और वो दिन भी देखे 30 साल, और 30 साल के बाद नाउ आई एम 50 गोइंग टू 50 नाउ, 20 साल मैंने देखे बिना उसके, राइट? जो डेयरी प्रोडक्ट, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आई ट्राई टू फॉलो दैट एटलीस्ट 95%, इफ नॉट 100%। बट नॉन वेजिटेरियन 100% मैंने छोड़ दिया। आई कैन सी द डिफरेंस माई सेल्फ। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि आज मैं जितनी तेज़ी से दौड़ सकता हूँ, 30 साल पहले शायद नहीं कर सकता था। आज मैं जितना एनर्जेटिक फील करता हूँ 30 साल पहले नहीं कर सकता। जब तो मैं 30 साल का उम्र तो कम ही होता है, राइट? ऐसा नहीं कि तब मैं बीमार था, तब भी मैं हेल्दी था, आज भी हेल्दी हूँ। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये तो हुआ मेरा एक्सपीरियंस। आप खुद ही फॉर 15 days यू फॉलो ऑल दिस, इंक्लूडिंग अवॉइडिंग डेयरी प्रोडक्ट, अवॉइडिंग एनिमल फूड। 15वें दिन में आप पूछिए अपने आप से कि हाउ आई एम फीलिंग इन कंपैरिजन टू व्हेन आई यूज्ड टू टेक दैट। तो आपका बॉडी जो भी बोलेगा, यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन। आपका बॉडी बोलेगा हाँ आई एम फीलिंग गुड, बेटर, इसका मतलब यही मेरे लिए अच्छा हो गया, राइट? तो जिन लोगों का ट्रेडिशनल फूड यही है, तो इसका मतलब नहीं कि वो सही है। उनमें से मैं और आप लोग भी कई सारे लोग हैं, बहुत सारे होंगे जो ट्रेडिशनल फूड ही नॉन वेजिटेरियन। वाई टू गो फॉर यूरोप? हमारे खुद का ही तो नॉन वेजिटेरियन ट्रेडिशनल फूड रहा है, राइट? हमारी खुद की ज़िंदगी में ही। लेकिन मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से, जिन जिन लोगों का, जैसे जो लोग इंसुलिन लेते हैं खासतौर, उनको जल्दी पता चलेगा जैसे ही वो डेयरी प्रोडक्ट बंद करते हैं, टाइप 1 कि कोई बदलाव मत कीजिए, जितनी सारी बातें कुछ मत कीजिए, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, पहले दिन से उनका ब्लड शुगर, इंसुलिन को 20-30% कम करना पड़ता है मजबूरी में, कम लेना ही मजबूरी है, क्योंकि दूध छोड़ा तो ब्लड शुगर कम हुआ। तो इम्पैक्ट तो पहले दिन ही दिख रहा है, और ऐसे ही मैं बोलता हूँ 15 दिन तक मत लो। नाउ सी द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ योर पेन थ्रेशोल्ड, इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप पैटर्न, इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी लेवल। तो इट इज़ अ लर्निंग। आपको अपने बॉडी को खुद ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और ऑब्जर्व करके जो बॉडी बोलेगी, फिर दैट इज द रियल ट्रूथ, राइट? क्योंकि एक रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, जिस तरह से घड़ी है,
ये घड़ी का रेफरेंस इनसे ले सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, इनसे ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रेफरेंस जो है व्हाट इज गिविंग इन इम्पैक्ट, राइट, वो खुद से ही आप देख पाएंगे कि कौन सा रेफरेंस लेने के बाद। अब क्या है कि इतनी सारी घड़ियाँ बांटी ना मैंने, उनमें से हो सकता है किसी का बाई चांस घड़ी में जो टाइम है वो रियल टाइम हो, ऐसा भी हो सकता है ना, होगा ना, किसी न किसी का तो होगा। अब आपने क्या किया, सबसे रेफरेंस लेना शुरू कर दिया, लेकिन रियल टाइम वाले से भी जब रेफरेंस लिया तो इनकी लाइफस्टाइल ठीक हो गई अपने आप ही, है ना। तो इनको कैसे पता चला इनकी लाइफस्टाइल ठीक हो गई, क्योंकि इनके लाइफ में सब कुछ सही होने लगा, ऐसी पता चला ना। देन ही विल रियलाइज कि ये वाला टाइम ठीक था या ठीक है। तो जिस तरह से मैंने जो भी कुछ सजेस्ट किया या जो भी कुछ यहाँ पे करेंगे 3 दिन के लिए, राइट, उससे आपको इम्पैक्ट 3 दिन में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो इज इट गोइंग टुवर्ड्स वर्ड्स, इज इट गोइंग टुवर्ड्स बेटर, आपका बॉडी बताएगा। फिर उसको पकड़ के 3 दिन और सही, 3 दिन और सही, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, राइट। एक तरफ तो है कि वो प्लेजर छोड़ रहे हैं, मान लो जो फिश नहीं खाने का प्लेजर जो वो छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ भाई बीमार नहीं रहने का जो प्लेजर वो मिल रहा है। लेकिन एक आपके दिमाग में ना एक तराजू भी होता है, तराजू में ये तौलना, कई लोग ऐसे होते हैं मैं मर जाऊंगा लेकिन नॉन वेजिटेरियन के बिना नहीं रहूँगा, ऐसे लोग भी हैं। हमारे वियतनाम के पार्टनर ऐसे ही हैं, राइट, वन ऑफ द पार्टनर। तो क्या है कि वो फिर मेरे उम्र के ब्रेन स्ट्रोक हो गया, व्हील चेयर पर ही आते हैं हमेशा, बट उन्होंने ठान रखा है आखिरी दिन तक उन खाने के, जैसे खाने के लिए पैदा हुए हैं, खाने के लिए जीना है, राइट। तो वो भी एक तरीका है। तो एट द एंड आपका गोल क्या है वो आपको ही पता है, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे सामने देख रहे हैं। सर मेरे को गॉल स्टोन है, लेकिन डॉक्टर हमेशा मना करता है टमाटर, मेथी, पालक जो बीज वाली चीज़ें वो नहीं खानी चाहिए। हाँ, तो मैं उसके लिए कंफ्यूज रहता हूँ कि हाँ DIP डाइट है और वो मना करते हैं। देखिए इसमें एक सिंपल चीज़, ये एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन हमारे उसमें आता है। जो भी चीज़, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के पेशेंट को मना करते हैं मीठा फल मत खाओ, जबकि अब बाई नाउ यू नो कि जितना ज़्यादा मीठा फल खाएंगे, आम है, चीकू है, अंगूर है, उतनी जल्दी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। हमारे कैंप में हम मीठा फल या कोई भी फल भरपेट खिलाते हैं, राइट। तो जिस चीज़ से, या कोकोनट वाटर, दैट इज़ अ नेचर्स मिनरल वाटर, किडनी के पेशेंट को कोकोनट वाटर नहीं पीना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, राइट। जबकि हमारे हॉस्पिटल में जाइए, वो कोकोनट वाटर इज़ वन ऑफ द फूड, राइट। जिस चीज़ से आप ठीक हो जाते हो वही चीज़ मना कर दिया। तो आप फिर सिर्फ डॉक्टर से पूछिए सर कौन सी चीज़ नहीं खाना है, अच्छा टमाटर नहीं खाना है, पालक नहीं पीना है, जूस वगैरह, तो समझ लीजिए यही चीज़ आपको ठीक करेगी, राइट। टेक इट दैट वे। वही वाला डॉक्टर क्या उसने बोला कि चाय नहीं पीना है, बिस्किट नहीं खाना है, ब्रेड नहीं खाना है, कोका कोला नहीं पीना है, ब्रेड बर्गर नहीं खाना है, पिज़्ज़ा नहीं खाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है, तला हुआ नहीं खाना है, उसका एम्फेसिस है टमाटर मत खा लेना, कहीं ठीक हो गया तो। एंड लिटरली आई हैव सीन कि हम तो भरपूर टमाटर देते हैं, खीरा देते हैं, मूली देते हैं, गाजर देते हैं, पालक खूब सारा खिलाते हैं, राइट। सो एट द एंड जो मैं आपको बता ही रहा था कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। आपने 21 साल देख लिया सारी बातें मान के, 21 ईयर हो गए ना, एनफ हो गया, सारी बात मान के पता चल गया। 3-4 प्रॉब्लम और भी शुरू हो गई ना, हार्ट प्रॉब्लम। हाँ वही ना, यू आर एडिंग द प्रॉब्लम, आप बात मानते चले जा रहे हैं और प्रॉब्लम इकट्ठा होता चला जा रहा है, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रहा। सर मैंने 6 महीने DIP डाइट ली, मैं स्टेरॉइड के लेती थी, वो खत्म हो गया, और मेडिसिन में काफ़ी कम हो गई। यस, तो आपने देखा ही, सिर्फ आपने इन 7 पॉइंट में से सिर्फ एक DIP डाइट वाला पॉइंट ही यूज़ किया, वो भी एक जनरलाइज DIP डाइट, उससे ही फर्क पड़ गया। अब जरा सोचिए अगर सारे पॉइंट यूज़ कर लिया जाए तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, राइट। क्या कोई 3 दिन में ठीक होता है? आपके सामने 3 दिन अभी आ जाएगा ना, यू गेट टू नो। 2015 का कैंप ज्वाइन किया था। हाँ 2015 वहाँ पे दिल्ली में, या जोरबादा तो बुद्धा। मैं ठीक हो गई थी सर, बिल्कुल। Yes. मैंने 4-5 साल मेडिसिन ली, मेरी शुगर और भी प्रॉब्लम थी जो सब खत्म हो गई थी, लेकिन अचानक लाइफ में एक टेंशन ऐसी आई कि वो फिर से शुगर BP सब, और मैं अपने पे ध्यान भी नहीं दे पाई। तो मुझे शुगर तो अभी उतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने बताया था कि रीडिंग इतना मायने नहीं रखती है, लेकिन मेरे पैरों में थोड़ी नमनेस टाइप से, नमनेस कहते हैं इसमें इतने पीरियड में ना, ये मुझे बहुत हार्ड लगता है, और सर में चक्कर। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आई हूँ कि कुछ नया आप अभी बता रहे हैं। तो आपने देखा भी होगा कि ये सारी चीज़ तब नहीं थी। हाँ, तो डाइट पे था, DIP डाइट पे था, दैट इज हम 7 में से एक फैक्टर को, डाइट वाले फैक्टर को फोकस कर रहे थे, अब बाकी 6 फैक्टर को फोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम आई थी तो मैंने अपने हस्बैंड को तो ठीक भी कर लिया था। हाँ, उनको हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था, और हमें पता नहीं लगा था, लेकिन जब हम दिखाने गए डॉक्टर को तो उन्होंने कहा कि एकदम एडमिट कर दो, आधा घंटा, इनकी ECG खराब आ रहा था।
तो उन्होंने कहा कि आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है आपके पास। तो क्योंकि मैंने सीखा हुआ था और बुक पढ़ी हुई थी आपकी हार्ट वाली, मेरे पास था, मैं बराबर वीडियो देखती थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी भी। तो घर पे लाई, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या करें, तो बोले नहीं, उनका दर्द ही गायब हो गया। कहने लगे मेरी अब दर्द नहीं हो रहा, घर ले चलो मुझे। मैंने कहा ये तो कह रहे हैं आधा घंटा नहीं है आपके पास। तो मैंने घर पे आके वही पालक वाली डाइट, रॉ वाली सारी स्टार्ट कर दी, और बिल्कुल नमक मतलब पका हुआ कुछ भी नहीं दिया। और मैं एक दिन ही लगा इनका बीपी नीचे आने में। एक दिन लगता है? एक दिन लगा बस। यस, एक ही दिन लगता है। और उसके बाद जो डॉक्टर कह रहे थे स्टेंट पड़ेगा या सर्जरी होगी, जो भी कुछ होगा, उनकी बीमारी ऐसे गायब हो गई 2-3 दिन में कि मतलब कह रहे हैं मैं तो बिल्कुल अच्छा। और 10 दिन तक मैंने उसी डाइट पे रखा। True. उन्होंने नमक चीनी कुछ भी नहीं लिया पका हुआ, सब कच्चा। हाँ। उसके बाद हमने इनका वो कराया वहाँ पे, वो जो सीटी स्कैन वाला वो होता है, हाँ? तो उसमें इनका 95% ब्लॉकेज आई। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंजियोग्राफी कहते हैं और वो खुल जाती है। हाँ। तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। हाँ, कोलेटरल आर्टरी खुलता है आज तक भी ठीक है, आज 2018 की बात है। हाँ, इट हैज बीन क्वाइट 4 इयर्स। उनको बीपी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये है कि वो 50% रहते हैं, सुबह फ्रूट्स खाते हैं और एक टाइम सैलेड खाते हैं, बाकी खाना जो मर्जी खाते हैं। हाँ, तो देख आपने एक बैलेंस बीच का रास्ता निकाल लिया। वो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, तो आपने एक बीच का रास्ता निकाला है ना, तो बट उससे भी मिरेकलस रिजल्ट। अगर हमने कोई चेकअप नहीं करा क्योंकि कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बीपी नहीं है। ये ऐसा नहीं कि जो चेकअप है वो अपने आप में एक बीमारी है, इसको समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि चेकअप में कुछ ना कुछ तो बताएंगे, वो बताया भी था तब। और लेकिन कैसे पता चलेगा बीमार है कि नहीं? द ओनली थिंग, जैसा अभी बता ही रहे हैं आप अपने केस में, कि मेरे सिर में चक्कर आते हैं, पैरों में सूजन या पैरों में नमनेस आती है, तो दैट इज़ कि आपका बॉडी बता रहा है कि आप बीमार हैं। तो अगर तो कभी बीमार है तो आपका बॉडी खुद ही आपको बताएगा, जैसे बता ही रहे हैं। और कैसे पता चलेगा ठीक हो गए? जब ये सारी प्रॉब्लम चली गई तो मतलब ठीक हो गए, है ना। मान लो कहीं आपको दर्द है, तो कौन सी मशीन है जो बता देगा कि दर्द है? आप ही बताएंगे ना, राइट। तो ठीक उसी तरह से तो सब लोग शुगर से जोड़ते हैं, एवरीथिंग कनेक्टेड, क्योंकि उसका एक मशीन आ गया है। शुगर भी क्या है? वो ब्लड का शुगर, जबकि आपकी बॉडी में तो शुगर सिर्फ ब्लड में नहीं होता, बॉडी के बाकी भागों में भी होता है। एक्चुअली जब आप दवाई लेते हैं शुगर की, तो वो क्या करता है? शुगर को कहाँ गायब कर देता है? ब्लड से निकाल के वो हड्डियों के बीच में डाल देता है, तो हड्डियों की दिक्कत हो जाती है। स्किन में डाल देगा, स्किन की दिक्कत हो जाएगी। आंखों में डाल देगा, आंखों की दिक्कत हो जाएगी। तो जिस तरह से हमारे शहर में होता है कि यहाँ का कूड़ा उठाया किसी और जगह डाल दिया, तो टोटल कूड़ा उस शहर में तो उतना ही रहा ना। तो ठीक उसी तरह से दवाइयाँ सिर्फ इतना करती है, आपके ब्लड से शुगर उठाती है, उठा के वो किसी और ऑर्गन में डाल देती है। तो फिर वो हार्ट डिजीज, जैसे आप बोल ही रहे हैं कि और सारी बीमारियाँ इकट्ठी होती चली गई, राइट। क्योंकि वो आपने दवाई ली, दवाई इज़ नॉट वैनिशिंग द शुगर, वो गायब नहीं कर रही है, सिर्फ उसकी लोकेशन चेंज कर रही है। लोकेशन चेंज करेगी तो वो दूसरी प्रॉब्लम साथ में रहेगी और पहली वाली भी रहेगी।